नमस्कार। सबसे पहले तो उन सभी दर्शकों को, साथियों को बहुत सारा आभार, शुक्रिया, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स पे जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसको बड़ी संख्या में देखा है। उस वीडियो पे बहुत सारे सवाल आए थे, अलग से भी सवाल पूछे गए, मेल पर सवाल आए, कमेंट्स तो इतने सारे हैं कि सारे पढ़ पाना मेरे बस की बात नहीं है। ट्विटर पे सवाल आए, फेसबुक पे सवाल आए, अलग अलग जगहों पे सवाल आए। उन सवालों को मैंने 10 सवालों में रिड्यूस किया है। मुझे लगता है कि 10 सवालों में सारा कुछ आपको मिल जाएगा और एक एक करके मैं इतिहास और वर्तमान से पूछे गए उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश इस वीडियो में कर रहा हूं। एक किस्सा आया लगातार, फिल्म में भी एक लाइन में जिक्र था उसका, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। अलग से भी लोगों ने पूछा कश्मीरी पंडितों के 7 पलायन के बारे में, 7 एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स। दरअसल कश्मीरी पंडित नेटवर्क एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो प्रोफेसर के.एल. भान की एक किताब है, उसका नाम है 7 एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स। वहां से ही लेके तथ्यों का उपयोग किया जाता है। अब वो कितनी तथ्यात्मक है उसके बारे में मैं एक शब्द आपको बता दूं, एक लाइन में आपको बता दूं। उस किताब में भान एक जगह लिखते हैं कि हमदानी जब आते हैं, पहले हमदानी जब आते हैं वहां पर, तो उस समय सुल्तान कुतुबुद्दीन थे शाहमीरी खानदान के, उनको अपने वश में कर लेते हैं और वश में करके हिंदुओं के उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन को राज्य नीति में बदल दिया। यानी उनका कहना है कि हमदानी साहब आए, जो कुतुबुद्दीन था उसको वश में किया और उसके बाद वहां पर उत्पीड़न शुरू हो गया और पहले एक्सोडस की कहानी वो वहां से कहना शुरू करते हैं। अब जब इस तथ्य की आप इतिहास में जाकर जांच करते हैं तो इस तथ्य का कोई सबूत नहीं मिलता। भान साहब खुद अपनी किताब में इस तथ्य के लिए कोई रेफरेंस नहीं देते हैं। अब उस दौर का इतिहास पढ़ने के लिए हम कहां जाएं? आप सब जानते हैं कल्हड़ की राजतरंगिणी है। कल्हड़ की राजतरंगिणी के क्रम में ही एक दूसरी राजतरंगिणी जोना राज ने लिखी थी, जो अंग्रेजी में आसानी से उपलब्ध है, आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। जोगेश चंद्र दत्त ने उसका अनुवाद किया है, पहला अनुवाद किया, और वो अनुवाद पूरा का पूरा ऑनलाइन उपलब्ध है। उस अनुवाद को जब आप पढ़ते हैं तो सुल्तान कुतुबुद्दीन के पीरियड के बारे में जोना राज जिस तरह से लिखते हैं उसमें कहीं यह जिक्र नहीं आता या कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वो परजिक्यूशन का टाइम था, उस समय कश्मीरी पंडितों का उत्पीड़न वगैरह किया गया। बल्कि जब आप इतिहास खंगालते हैं तो पता यह चलता है कि अंता हमदानी साहब की बहुत वहां पे चल नहीं पाई थी और हमदानी साहब को लौटना पड़ा था। असल में एक होता है इतिहास और एक होता है जो अपने बारे में आप सुनी सुनाई घर में चलने वाली और बाकी सारी बातों से अवधारणा बना लेते हैं। ये 7 एक्सोडस की जो कहानी है, 7 एक्सोडस की जो कहानी है, ये इसी तरह की अवधारणा है जिसमें इतिहास बहुत कम है। देखिए, पूरा सामंत काल जिस तरह से काम कर रहा था उसमें जो भी सत्ता के करीब थे उनका कभी सत्ता के बहुत करीब पहुंच जाना और कभी उनको निकाल दिया जाना, ये सब बिल्कुल आम चीजें हैं। आप किसी भी राजा का अगर इतिहास उठाकर देख लेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे पहले कुछ लोग उसके फेवर में आते हैं, फिर फेवर से बाहर चले जाते हैं। लेकिन कश्मीरी पंडित इतिहास जब कहा जाता है तो जो मुस्लिम पीरियड है उसमें सबके सबको विलन बनाया जाता है, लेकिन जो हिंदू किंगडम का पीरियड रहा है उसके बारे में कोई कहानी नहीं सुनाई जाती है। मैं आपको 2-3 कहानियां सुना देता हूं, उससे आप समझ जाएंगे। जस्टिस जियालाल किलाम कश्मीरी पंडित थे। कश्मीरी पंडितों के इतिहास पर एक अच्छी किताब उनकी है। मैंने जब कश्मीर और कश्मीरी पंडित लिखा तो उनको काफी कोट किया है। उन्हीं को मैं यहां पर कोट कर रहा हूं। अब देखिए, शब्दशः पढ़ रहा हूं जो उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है उसको हिंदी में अनुवाद करके। राजदेव 1212 से 1235 के शासन काल में कुछ ऐसे भट्ट यानी ब्राह्मणों ने, जिन्होंने पहले उसके राज्याभिषेक में सहायता की थी लेकिन बाद में उसके हाथों अपमानित हुए थे, षड्यंत्र कर खसों में से किसी को उसकी जगह गद्दी पर बिठाना चाहा। राज खुल गया और राजदेव ने ब्राह्मणों के खिलाफ लूट और विनाश का चक्र चला दिया। कई ब्राह्मण मार दिए गए और बाकियों को निर्ममता से कुचल दिया गया। हालात ऐसे कि पूरा श्रीनगर ना भट्टो हम, यानी मैं भट्ट नहीं हूं, की चीत्कार से गूंज गया। यह इतिहास में वर्णित ब्राह्मणों के खिलाफ पहला बड़ा हमला था। लेकिन आज जब कश्मीरी पंडित बात करते हैं तो वो ये नहीं बताते हैं कि इतिहास के वर्णन में जो पहला बड़ा हमला था वो किसी मुसलमान ने नहीं बल्कि राजदेव ने किया था। और ऐसे बहुत सारे आपको प्रसंग मिल जाएंगे। अगर आप राज तरंगिणी देखें, उसके प्रथम तरंग का श्लोक 342 और 343 अगर आप पढ़ें
तो गोपादित्य नामक एक राजा का जिक्र आता है जिसने लहसुन खाने वाले जो ब्राह्मण थे उनको उत्पीड़ित करके राज्य से निकाल दिया था और उनकी जगह पर नए ब्राह्मणों को वो लेकर आया था। अगर उन्हीं की चौथी तरंग का श्लोक 625 से लेकर 638 तक आप पढ़ें तो जयापीड़ के समय ब्राह्मणों को दिए गए अग्रहार, अग्रहार मतलब जागीर जैसा समझ लीजिए, ब्राह्मणों को दिए गए अग्रहार वापस लेकर उनके उत्पीड़न का जिक्र आता है, जिसके चलते कई सारे ब्राह्मण मर गए, कई देश से पलायित हो गए और कई ने प्रयोपवेशन, अनशन मान लीजिए, प्रयोपवेशन करके अपने प्राण त्याग दिए। अगर छठी तरंग देखें और उसमें श्लोक 336 से 47 देखें तो संग्राम राजा के समय उसके मंत्री तुंग द्वारा ब्राह्मणों की नृशंस हत्या और उसके बाद उनके पलायन का जिक्र आता है। जब आप इन सब को पढ़ते हैं और फिल्म देखते हैं तो आपके समझ में आता है, या आजकल कश्मीरी पंडित जिस तरह से बात करते हैं या 7 एक्सोडस की जैसे बात होती है, आपको समझ में आता है कि मुस्लिम पीरियड में जो कुछ हुआ उसको तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, लेकिन हिंदू पीरियड में जो कुछ हुआ था उस पर कभी कोई बात ही नहीं होती है। सीधी बात है कि यह मामला केवल और केवल इतिहास के सांप्रदायिकरण का है। आपको मैं एक उदाहरण से बात खत्म करता हूं। 9वें तरंग में कल्हड़ ने श्लोक 939 और 40 में एक किस्सा सुनाया है, उस किस्सा को भी सुन लीजिए, उस किस्से को भी सुन लीजिए। ब्राह्मणों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रयोपवेशन का तरीका अपनाया था। प्रयोपवेशन यह होता था कि किसी गोकुल में वो एकत्र होते थे और आमरण अनशन करते थे। राजा सुस्सल के समय ब्राह्मणों ने सेना द्वारा अक्षोसुआ अग्रहार को तहस नहस करने का विरोध शुरू किया। अग्रहार जो उनकी जागीर थी उसको राजा ने तहस नहस करवा दिया, उसका विरोध शुरू किया और जल्दी ही अग्रहार प्राप्त अन्य ब्राह्मण, यानी जिनको जागीर मिली थी वो दूसरे ऐसे ब्राह्मण वहां पर इकट्ठा हो गए। वे सभी राजन वाटिका के विजयेश्वर में आमरण अनशन के लिए बैठे। गोकुल का पूरा जो मैदान था वो ब्राह्मणों से भर गया था और इनका नेतृत्व कर रहे थे पुरोहित परिषद के अध्यक्ष ओजानंद जी। राजा के संदेश वाहक आए, उनको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो माने नहीं और उन्होंने कहा कि जब तक लंबी दाढ़ी वाला, राजा सुस्सल लंबी दाढ़ी रखते थे तो मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब तक वो लंबी दाढ़ी वाला नहीं आएगा तब तक अपना अनशन ये हम प्रयोपवेशन हम खत्म नहीं करेंगे। अंततः क्या हुआ कि सेना नाराज हो गई, उनके ऊपर हमला हो गया। पुरोहित परिषद के सदस्य इस पर सब छोड़कर भाग गए। जो थोड़े से बच गए उन्हें सैनिकों ने परेशान नहीं किया क्योंकि उन्होंने अनशन समाप्त होने की घोषणा कर दी थी। दरअसल जो कश्मीर का ब्राह्मण वर्ग था वो बाकी देश के ब्राह्मण वर्ग से अलग राजा का जो मामला होता है, शासन का जो मामला होता है उसके बहुत करीब था, इसलिए शासकों से उसकी टकराहट होती रहती थी जिसमें कई बार उसके उत्पीड़न भी हुए। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, अफगान पीरियड का आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं। आमतौर पे आप देखेंगे कि बातें जो की जाती हैं उसमें सारे मुस्लिम पीरियड को बताया जाता है कि यहां बड़ा परसिक्यूशन हुआ। अगर अफगान काल आप देखेंगे तो उसके जो आखिरी शासकों में से रहे हैं आजिम खान साहब, उनके राजस्व विभाग जो था उनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसके 3 प्रमुख अधिकारियों में से एक थे बिरबल धर। जो बाकी दोनों थे वो थे मिर्जा पंडित धर और सुखराम सुफाया, यानी कि पूरे के पूरे जो आप कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था उस पे कश्मीरी ब्राह्मणों का कब्जा था। अगर सांप्रदायिक आधार पर परसिक्यूशन ही होता रहता तो ये कब्जा क्यों होता? अगला खेल आप देखेंगे कि बिरबल धर जो हैं उनसे किसी मामले को लेकर विवाद होता है, वो पंजाब जाते हैं, पंजाब से राजा रणजीत सिंह को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और अफगानों को हटा के कब्जा कर लीजिए। रणजीत सिंह अपनी सेना भेजते हैं, अफगानों को हराकर सिख कब्जा करते हैं और सिखों के कब्जा करने के बाद बिरबल धर की एक बार फिर नहीं बनती है। सिख शासक जो होते हैं वो उनको जेल में डाल देते हैं और जेल में ही उनकी मृत्यु होती है। अब आप बताइए इसमें धर्म कहाँ है, राजनीति कहाँ है? ये सारा कुछ आप देख लीजिए। तो जो ये इतिहास का पूरा मामला है वो इतना सीधा नहीं है, इतिहास में बहुत सारे खेल हैं। अगर आप इतिहास के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो बहुत सारी किताबें हैं कश्मीर के इतिहास पर। काफ़ी रिसर्च करके मैंने भी कश्मीर नामा, कश्मीर और कश्मीरी पंडित लिखी है, आप उसको पढ़िए। मैंने तथ्य दिए हैं बाकायदा, उन तथ्यों से आप गुजरिए और आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं था कि परसिक्यूशंस नहीं हुए, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इसके सिर्फ सांप्रदायिक कारण थे। सत्ता के लिए संघर्ष, सत्ता के अंदर अपनी विशिष्ट स्थिति बनाने के लिए संघर्ष लगातार चलता रहा और उसके चलते कई बार परसिक्यूशंस हुए हैं। और जब परसिक्यूशंस की आप बात करेंगे तो डोगरा पीरियड कैसे भूल जाएंगे, जिसमें मुसलमानों का भी उतना ही परसिक्यूशन हुआ है, झील में डुबा के मारने से लेकर तमाम सारी बातें हुई। असल में जब हम वर्तमान पे बात करते हैं तो इतिहास का उपयोग कैसे करते हैं?
एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए हमें इतिहास का उपयोग करना है जहां सभी मिलजुल कर रह सकें, प्रगति कर सकें, या हमें इतिहास से उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर लाने हैं, दुश्मनियां बढ़ानी है और देश को हमेशा हिंसा की आग में फंसाए रखना है? यह फैसला आपका है। आइए, मैंने अफगान रूल और एक्सोडस ऑफ पंडित्स के बारे में 7 एक्सोडस ऑफ पंडित्स 2 सवालों का जवाब दिया। तीसरा एक सवाल मुझसे पूछा गया था कि मुसलमान जो है वो तो मारे गए इसलिए क्योंकि लिबरल थे या भारत के साथ थे, लेकिन कश्मीरी पंडितों को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो कश्मीरी पंडित थे। ये बिल्कुल गलत है। निश्चित रूप से बाद के दौर में ऐसे लोग, मैंने पिछली बार भी कहा था, हमेशा कहता हूं कि बिट्टा कराटे और ऐसे तमाम सारे लोग इस मूवमेंट में घुसे थे, आतंकवादी आंदोलन में घुसे थे, जिन्होंने चुन चुनकर कश्मीरी पंडितों की हत्या की या कश्मीरी पंडित होने के चलते कश्मीरी पंडितों की हत्या की। इस तथ्य से किसी को इंकार नहीं है, लेकिन यह कहना कि कश्मीरी पंडितों की हत्या सिर्फ कश्मीरी पंडित होने के चलते हुई, हिंदू होने के चलते हुई, यह बिल्कुल गलत है। अगर आप देखेंगे, अगर आप दुलत साहब की किताब पढ़ेंगे या और भी किताबें पढ़ेंगे या किताब भी नहीं पढ़ेंगे, अगर केवल देखने की कोशिश करेंगे, तो जस्टिस नीलकांत गंजू की हत्या इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने एक आतंकवादी को फांसी की सजा दी थी। इसी के पैरेलल आपको बताया था मैंने कि मौलाना मसूदी की हत्या इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने जो मोहम्मद साहब के बाल खो जाने वाली पूरी कहानी थी, जो पूरा तमाशा हुआ था कश्मीर में, उसमें जो बाद में बाल मिला था, उस बाल के पक्ष में गवाही दी थी। दोनों में क्या अंतर है? दोनों को ये इसी रूप में देखा गया था कि वो हिंदुस्तान के प्रतिनिधि हैं। दुलत साहब की आप किताबें पढ़ेंगे तो उसमें जो आईबी के लोगों की हत्याएं हुई हैं वो इसीलिए हुई हैं। पिछले बार मैंने रेडियो कश्मीर का बहुत डिटेल में एग्जाम्पल देके बताया था और मैंने आपको बताया था कि रेडियो कश्मीर से हिंदुओं की भी हत्या हुई, लासा कौल साहब भी मारे गए और बहुत सारे मुस्लिम भी मारे गए। इसलिए यह कहना कि हिंदुओं की हत्या तो साहब केवल हिंदू होने के नाते हुई थी, यह बिल्कुल गलत है। शुरुआती दौर में बहुत सारी हत्याएं, चाहे वो टीकालाल टपलू साहब की हो जो कि आरएसएस के और बीजेपी के नेता थे, चाहे गंजू साहब की हो, चाहे बाकी लासा कौल साहब की हो, ये सारी हत्याएं इसलिए हुई थी क्योंकि वो भारतीय शासन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आप देखते हैं कि दुलत साहब बताते हैं अपनी किताब में कि उस दौर में सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉय, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, कश्मीर छोड़कर भाग गए थे। क्यों? क्योंकि उनको भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में देखा जा रहा था। वो एक तरह का युद्ध चल रहा था जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था और भारत के समर्थकों की हत्या की जा रही थी। सरकारों की कमजोरी ये थी कि वो अपने लोगों को सुरक्षा नहीं उपलब्ध करवा पा रहे थे। आइए अब चौथे सवाल पे बात करते हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब पे। फारूक अब्दुल्ला के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं और निश्चित तौर पर उस जमाने में जब वो मुख्यमंत्री थे तो इन आरोपों को उन्हें झेलना ही पड़ेगा। एक आरोप था उनके ऊपर कि 72 आतंकवादियों को उन्होंने छोड़ दिया था। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया तथ्य आया है। अगर आप मेरी किताब पढ़ेंगे तो मैंने भी अपनी किताब में ये तथ्य दिया है। वजाहत हबीबुल्ला साहब की किताब में ये तथ्य, हर जगह ये तथ्य है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नया कोई तथ्य लेके आए हैं जिस पर बहस कर रहे हैं। इस पर हम सब लोगों ने पहले सवाल उठाया है। बात यह है कि पाकिस्तान से लौट रहे उन 72 लड़कों को जब छोड़ा गया था तो उन 72 लड़कों पर कोई बहुत बड़े इल्जाम नहीं थे। एक गुडविल बनाने की कोशिश की थी फारूक साहब ने कि शायद इन बच्चों को अगर छोड़ दिया जाए तो लोग जो है उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। देखिए, जब एक मुश्किल कंडीशन होती है तो आप बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, उनमें से कुछ सही साबित होते हैं, कुछ गलत साबित होते हैं। फारूक साहब का ये डिसीजन बिल्कुल गलत साबित हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फारूक साहब कोई आतंकवादियों के पक्ष में थे। मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया था कि जब रूबिया सईद का अपहरण हुआ था, आप दुलत साहब की किताब पढ़ें, दुलत साहब आईबी और राह दोनों के चीफ रह चुके हैं। वाजपेयी साहब के जमाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो वाजपेयी साहब की बातचीत लगातार हुर्रियत और बाकी के लोगों से हुई, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी किताब कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स खूब पढ़ी जाती है, आसानी से उपलब्ध है, आप उसको पढ़िए। और पढ़ने पर आप पाएंगे कि ना केवल रूबिया सईद के अपहरण के समय फारूक साहब बिल्कुल खिलाफ थे किसी आतंकवादी को छोड़े जाने के। जब फाइनली मुफ्ती मोहम्मद शहीद साहब, उनके पीछे पीछे आरिफ मोहम्मद खान साहब जो अब भाजपा के राज्य में केरल के राज्यपाल हैं, इंदर कुमार गुजराल साहब पहुंच गए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मोतीलाल भट्ट साहब पहुंच गए और बिल्कुल उनको सीधी चेतावनी दी गई कि आप बहुत हो गया, अब आपको वही करना है जो भारत सरकार कह रही है। और जब उनके ऊपर दबाव बना तब जाकर वो शांत हुए, वरना वो पूरी तरह से इस बात के खिलाफ थे कि रूबिया सईद के रिहाई के बदले आतंकवादी छोड़े जाए। और इतना ही नहीं, दुलत साहब लिखते हैं कि जब कंधार में
भारत के एक विमान का अपहरण हुआ और भारत सरकार ने समर्पण करते हुए 4 या 5 आतंकवादियों को छोड़ने की बात की। उसमें से एक कश्मीरी आतंकवादी था जो कि कश्मीर में गिरफ्तार था। फारूक अब्दुल्ला साहब उस जमाने में भी चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने सीधे, ये दुलत साहब बताते हैं जिन्होंने उस समय डील की थी उनके साथ, जो भारत सरकार की तरफ से गए थे बात करने रिहाई के लिए, उन्होंने सीधे कहा था कि ये रिहाई जो है ये बहुत गलत साबित होगी, ये बहुत नुकसान पहुंचाएगी, और वो बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि रिहाई हो। फाइनली जब गैरी सक्सेना, जो उस जमाने में राज्यपाल थे, उन्होंने समझाया तो दबाव में आकर वो रिहा करने के लिए तैयार हुए। लेकिन रिहा करते समय भी उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने ये बहुत गलत निर्णय लिया है कि आतंकवादियों को रिहा किया है। आप जानते हैं कि उस जमाने में जसवंत सिंह साहब बाकायदा विमान से आतंकवादियों को लेकर कांधार छोड़ने गए थे। तो जो लोग उस समय, आप सारा का सारा दोष जो है वो फारूक अब्दुल्ला को दे रहे हैं, लेकिन जब कांधार के बदले 5 आतंकवादी छोड़े गए और हमारे यहाँ के एक सीनियर मिनिस्टर जिन्होंने जिन्ना के ऊपर किताब लिखी है, वो जब कांधार तक गए हवाई जहाज में आतंकवादियों को लेकर छोड़ने के लिए, तो आपको उस समय की एनडीए सरकार के ऊपर कुछ सवाल उठते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप सवाल नहीं उठाते। बहुत सीधा सा मामला है कि इस पूरे का, फारूक का जो पूरा मामला है, उसको इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ प्रचार करना जो है हिंदू मुस्लिम नैरेटिव को मजबूत बनाता है। एक और सवाल जगमोहन की ज्वाइनिंग को लेके आया था, तो उसमें भी मैं तथ्य बता दूं, मूसा रजा उस समय चीफ सेक्रेटरी थे। उनकी किताब है, आप उस किताब को पढ़िए और रिकॉर्ड्स को भी उठा के देख लीजिए। जो ही ये कंफर्म हुआ कि जगमोहन, 18 तारीख को ये कंफर्म होता है कि जगमोहन राज्यपाल बनेंगे, 18 तारीख की शाम को फारूक अब्दुल्ला अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। उस समय यह कहा जाता है कि आप जब तक जगमोहन ज्वाइन नहीं करते हैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर रहे। फारूक अब्दुल्ला केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होने से मना कर देते हैं। सीधी सी बात है कि 18 से लेकर और 19 तक, 19 को जगमोहन ज्वाइन करते हैं। 18 से लेकर 19 तक जो पूरा नियंत्रण था वो केंद्र का नियंत्रण था, और 19 के बाद जो कुछ हुआ वो उसके लिए जगमोहन जिम्मेदार थे। ये कहना तो बड़ा मजेदार है कि जम्मू तक आए थे, श्रीनगर आए नहीं थे। भैया टेलीफोन नहीं होता है क्या? प्रधानमंत्री दिल्ली में ज्वाइन करते हैं और अगर बेंगलोर में कोई काम होता है तो क्या अगले ही दिन वो बेंगलोर पहुंच जाते हैं? वो फोन पर अपने आदेश नहीं देते हैं क्या? दुलत साहब की किताब पढ़ते हुए आपको समझ में आता है। दुलत साहब बहुत क्लियरली लिखते हैं कि जोगिंदर सिंह को जो कार्डन एंड सर्च का ऑपरेशन था या 300 लोगों की गिरफ्तारी का ऑपरेशन था, उसके लिए जगमोहन साहब ने ही ऑर्डर दिया था। रिटन ऑर्डर तो था नहीं। बाद में जगमोहन साहब लगातार अपनी किताब में कहते हैं कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन 18 तारीख के बाद जो कुछ हुआ उसके लिए केंद्र जिम्मेदार था। जगमोहन साहब को लेकर राहुल पंडिता और बाकी सारे लोग एक और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि भाई उनका कोई दोष नहीं था, उन्होंने तो मार्च में जाके एक अपील जारी की थी। पहली बात तो इस तर्क के साथ ये बात गलत साबित हो जाती है कि सारे लोग 19 और 20 जनवरी की रात को गए थे, और ये तो बिल्कुल झूठ है कि 19 या 20 जनवरी की रात को कोई नरसंहार हुआ था। मैं पहले भी आपको विजय बकाया, खेमलता बकलू, ये लोग जो कश्मीरी पंडित हैं, खेमलता बकलू तो वहां पे मिनिस्टर रही थी और उनकी किताब मैंने बताई थी पिछली बार। अगर वो सारा कुछ आप पढ़ के देखें तो साफ समझ में आता है कि 19 और 20 जनवरी की रात को जुलूस तो निकले थे, नारे तो लगे थे, लेकिन हत्याएं नहीं हुई थी। और ये बात बिल्कुल गलत साबित हो जाती है कि 19 या 20 जनवरी को सारे कश्मीरी पंडित बाहर चले गए थे। अगर सारे कश्मीरी पंडित 19 और 20 जनवरी को बाहर चले गए थे तो मार्च में जगमोहन साहब अपील किससे कर रहे थे? जो प्रेस नोट राहुल पंडिता साहब और बाकी लोग दिखा रहे हैं मार्च का, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर जनवरी की रात को सारे लोग चले गए थे, मार्च में किससे अपील कर रहे थे? सच्चाई ये है कि भारी मात्रा में जो विस्थापन शुरू हुआ वो मार्च के बाद शुरू हुआ। 3 महीने जगमोहन साहब रह चुके थे, और जगमोहन साहब अपनी किताब में और बाकी लोग अपनी किताबों में या भाषणों में लगातार कह रहे हैं कि जगमोहन साहब तभी पहुंचे थे, उसके पहले से सारा कुछ प्रेसिपिटेट हो रहा था। अरे भाई, जून में तो जगमोहन साहब कश्मीर से गए थे। जून 89 तक जगमोहन साहब राज्यपाल थे, उनके बाद सिर्फ 7 महीने बचे हुए थे। तो ये सारा कुछ जो हुआ है, आप कह रहे हैं 86 के बाद ही सब कुछ शुरू हो गया, तो 86 में जब हुआ तब भी जगमोहन साहब गवर्नर थे। 86 के बाद 89 तक वो गवर्नर रहे, जून 89 तक, फिर लौट के आ गए 18 जनवरी 1990 को, बीच में सिर्फ 7 महीने गायब रहे। तो जिम्मेदारियों से कैसे आप उनको किनारे कर सकते हैं? काफी मोटी किताब लिखी है उन्होंने, काफी सारे अखबार के रिपोर्ट्स और चिट्ठियां वगैरह सब उन्होंने लगातार उस किताब में दिए हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं
कि 84 से लेकर 90 तक लगातार वो राज्यपाल रहे हैं, बीच में सिर्फ 7 महीने को छोड़कर। तो चाहे वो 86 के चुनाव हों, चाहे उसके बाद की घटनाएं हों, चाहे आतंक की शुरुआत हो, इन सब के लिए एज ए राज्यपाल वो क्यों नहीं जिम्मेदार है? जिम्मेदार सब हैं। जिम्मेदार राजीव गांधी भी हैं, जिम्मेदार फारूक अब्दुल्ला भी हैं, जिम्मेदार जगमोहन भी हैं, जिम्मेदार भाजपा भी है, जिम्मेदार विश्वनाथ प्रताप सिंह भी हैं। लेकिन उस वक्त पर जो था उसको खास जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर उनके आने के बाद मार्च में ये हालात थे कि विस्थापन तेज हो रहे थे, तो उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हाँ, वो इन विस्थापनों के लिए जिम्मेदार थे। और वो जो पत्र है उसके बारे में देखिए, अगर आप, जो उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, उसमें लिखा है कि श्रीनगर के आसपास कश्मीरी पंडितों के लिए सुरक्षित जगहें बनाई जाएंगी। मैं उस पत्र को लेकर शोर मचा रहे सारे लोगों से एक विनम्र सवाल पूछना चाहता हूं कि मुझे बता दीजिए, श्रीनगर में ऐसी सुरक्षित जगह कोई बनाई गई थी या नहीं? तथ्य यह है कि ऐसी कोई जगह नहीं बनाई गई थी, जो इस बात को सिद्ध कर देती है कि यह प्रेस विज्ञप्ति सिर्फ एक बहाना था। असल में जगमोहन जो है किसी तरह की सुरक्षा मुहैया करने में कामयाब नहीं हुए और कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में रोकने की जगह उन्होंने बाहर जाने की सलाह दी। एक आध और सवाल आए हैं। सवाल तो क्या है, बिल्कुल अलग ही मामला है। मारतंड मंदिर का सवाल आया है कि पूरा सिकंदर बुतशिकन के समय सारे मंदिर खत्म कर दिए गए, तोड़ दिए गए, बारूद से उड़ा दिया गया। मैंने एक वीडियो अलग से बनाया था मारतंड मंदिर पर, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूं। तथ्य यह है कि सिकंदर के समय तक बारूद हिंदुस्तान में नहीं आया था, नंबर 1। दूसरा, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिनका मानना है कि भूकंप में टूटा था, और ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं उस जमाने के दस्तावेजों में जिससे यह लगता है कि यह मंदिर सिकंदर के शासनकाल के बहुत बाद तक सुरक्षित था। लेकिन यहां फिर मैं कहूंगा कि इतिहास में जाने क्या क्या हुआ है। अगर आप कल्हड़ की बात करेंगे तो कल्हड़ ने अपने राजतरंगिणी में हर्ष की बात की है। ये वो हर्ष नहीं है, ये कश्मीर के हर्ष हैं। और अगर हर्ष का पीरियड आप देखेंगे तो वो बताते हैं कि उस जमाने में हर्ष ने मंदिरों को तोड़ा, लूटा, खसोटा और क्या क्या अत्याचार किए, क्या क्या किया, उन सबको आप वहां पढ़ सकते हैं कल्हड़ के यहां। क्या अब हम उसको याद करके, इतिहास के उस क्षण को याद करके, इतिहास की उस घटना को याद करके आगे का रास्ता तय करेंगे? इतिहास में जाने क्या क्या हुआ है और किसने किसने क्या क्या किया है। कोई ऐसा शासक नहीं है जिस शासक ने अपने आप में अत्याचार नहीं किया। अगर कश्मीरी हिंदुओं का आप शासनकाल का आखिरी दौर देखेंगे तो आप देखेंगे वो कितना भयानक दौर है। दिद्दा, महारानी दिद्दा की बात आती है, जिसने अपने जाने कितने प्रेमियों की हत्या करवा दी, अपने बच्चों की, बेटे की हत्या करा दी, अपने नातियों की हत्या करा दी सत्ता के लिए। तो क्या अब वो सब याद करके हम, दिद्दा तो पंडित थी, अफगानिस्तान से आई थी, ब्राह्मण थी, तो ब्राह्मणों के खिलाफ परसिक्यूशन चलाइए? तो इतिहास को आप कैसे उपयोग करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना इतिहास में हुआ तो क्या क्या है वो बता पाना मुश्किल काम है। अगर आप तलाश करेंगे कि कैसे जो कारीगर थे, कारीगरों ने, रेशम के कारीगरों ने जब आंदोलन किया तो उनके साथ क्या व्यवहार डोगरा शासन ने और उस समय दागशाली के जो कश्मीरी पंडित प्रमुख थे वो किया है, वो अगर आप पढ़ेंगे तो भी आपको दुख होगा। लेकिन इस दुख को हिंदू और मुस्लिम बनाने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये शासक द्वारा अपने जो लोग थे उनके शोषण का मामला था, जो लगातार चलता रहा। जेनोसाइड का मामला कहा गया कि ये जेनोसाइड है, आप इसको जेनोसाइड नहीं कहते। देखिए, डेटा मैंने पिछली बार दिए थे, सरकारी डेटा 300 कुछ की 319 की बात करता है। जो कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति है वो मानती है 650 के आसपास है। अब उसको बढ़ा के अचानक 4000 कर दिया गया, जबकि 4000 तो पनून कश्मीर भी कभी क्लेम नहीं करती थी। तो अगर 1.5 पौने 2 लाख मुस्लिम्स थे, कश्मीरी पंडित थे, उनमें से मान लीजिए 600 लोगों को मारा गया, और जो मुस्लिम थे उनमें से काफी लोगों को मारा गया। इसको आप जेनोसाइड कहना चाहें आप कह लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या वाकई ये जेनोसाइड था? जब कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडितों के संगठन के प्रमुख संजय टिक्कू कहते हैं कि इसको जेनोसाइड कहना गलत है, तो क्यों कहते हैं? पहली बात तो यह कि कश्मीरी पंडितों के निकल जाने के बाद भी, जो पहला दौर उनका था 90 का, उसके बाद भी बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित वहां मौजूद थे। अब भी वहां 800 कश्मीरी पंडित परिवार मौजूद है
और नागरिकों की हत्या जिस तरह से आतंकवादी करते हैं उसमें अगर उनका आप शेयर देखेंगे तो नेग्लिजिबल आपको मिलेगा। अभी हाल में माखनलाल बिंद्रू और उसके पहले राकेश पंडिता की हत्या को फिर आप इस तरह से देखते हैं कि वहां पंचों की हत्या हो रही है। जो चुने गए पंच हैं, क्योंकि चुनाव का बहिष्कार करने की बात की थी आतंकवादियों ने, चुने हुए पंचों की हत्या हो रही है। इसमें मुस्लिम भी शामिल है, हिंदू भी शामिल है। हिंदू तो बहुत थोड़े से, मुस्लिम ज्यादा पंच हैं, उनकी ज्यादा हत्याएं हो रही। तो जब मुसलमानों की हत्याएं होती हैं तो आप कहेंगे ये हत्या है, नॉर्मल हत्या है, चलता है। जब किसी पंडित की हत्या होती है तो आप कहते हैं जेनोसाइड का हिस्सा है। दरअसल ये इतिहास को देखने का ही गलत तरीका है। सवाल उठाया है किसी ने कि 96% मुस्लिम्स थे और 4% जो मैंने कहा था कि अगर 96% चाहते तो क्या 4% में से कोई एक भी जिंदा बचता। सैकड़ों वीडियो हवा में तैर रहे हैं, सैकड़ों संस्मरण है, कश्मीरी पंडितों के संस्मरण में से मैंने दिया था, जो ये बता रहे हैं कि उस समय मुसलमानों ने, पड़ोसियों ने ढेर सारे लोगों को बचाया था, ढेर सारे लोगों को बचाकर वहां से निकलने में मदद की थी। और जो बाद में कश्मीरी पंडित परिवार वहां रह गए 2014 से पहले, उनके खिलाफ किसी कार्रवाई का कोई जिक्र नहीं मिलता है। तो इसको पूरे मुसलमानों और पूरे हिंदुओं के बीच का जो संघर्ष बनाने की बात की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए की जा रही है। एक सवाल बड़ा मजेदार बार बार पूछा जाता है कि आखिर इतने सबके बावजूद कश्मीरी पंडितों ने हथियार क्यों नहीं उठाया। देखिए, हथियार जो उठता है ना, वो चाहे तमिल इलम हथियार उठाए, चाहे बाकी जगह हथियार उठाए, वो अक्सर सत्ताओं के खिलाफ उठता है। जब आपको ये लगता है कि सत्ता आपका साथ नहीं दे रही है तो हथियार उठता है। कश्मीरी पंडितों के केस में ऐसा नहीं था, नंबर 1। दूसरा, ये कश्मीरी पंडित कभी भी फाइटर टाइप की जाति नहीं रहे हैं, इंटेलेक्चुअल जाति रही है, पढ़ने लिखने और सरकारी नौकरी करने वाली। वहां बंदूकों की बहुत बात नहीं होती है। और इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि गुजरात में इतना कुछ हुआ, दंगा हुआ, अभी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हम लोगों ने दंगे देखे थे, आप बताइए कितने लोगों ने हथियार उठाए। इस तरह का सवाल जो है कि इन्होंने क्यों नहीं हथियार उठाया, उन्होंने भी क्यों नहीं हथियार उठाया। अरे भाई, कश्मीर के भी बहुसंख्यक मुसलमानों ने, अधिकतर मुसलमानों ने कोई हथियार उठा के नहीं रखा हुआ है। आतंकवादियों की संख्या किसी भी समय 200, 250, 300, 500 से अधिक नहीं बढ़ी है। इसके अलावा जो लोग थे उन्होंने कभी कोई हथियार नहीं उठाया। यह अच्छी बात है कि कश्मीरी पंडितों ने हथियार उठाकर बदला लेने की जगह अपना भविष्य बनाने के लिए मेहनत की, जबरदस्त मेहनत की 2 पीढ़ियों ने, जिसके चलते वो आज जहां पर हैं वहां सम्मान से खड़े हैं। उनकी मेहनत को, उनके संघर्ष को ये कह के बिलिटिल करना कि उन्होंने हथियार नहीं उठाया, ये शायद गलत होगा। एक बात और थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन सच्चाई है कि कश्मीरी पंडित जब बाहर आए तो कम से कम उनके पास एक ऐसी जगह थी हिंदुस्तान की, जो बाकी जगहें थी, वो चाहे हैदराबाद गए हों, चाहे वो दिल्ली में बसे हों, चाहे वो जम्मू में बसे हों, चाहे वो जयपुर गए हों, चाहे विदेश गए हों, हिंदुस्तान में कम से कम उनके पास ऐसी जगह थी जहां उनको गैर नहीं समझा गया, जहां अगर उनका स्वागत नहीं किया गया तो ढकेला भी नहीं गया, उनके साथ कोई बुरा व्यवहार भी नहीं किया गया। मैंने बताया था पिछली बार कि चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सब जगहों पर उनके बच्चों को पढ़ने लिखने की सुविधाएं दी गई, नौकरियों में रिजर्वेशन दिए गए, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी जगहों पर सीटों में रिजर्वेशन दिए गए, और उनको उनकी इस बात के लिए सहायता की गई कि वो आगे बढ़ सकें। मुआवजा दिया गया उनको। मैंने बताया था कि उमर साहब के ज़माने में वो मुआवजा बढ़ाकर 2,500 रुपये पर हेड और 10,000 रुपये पर फैमिली का था, साथ में फ्री राशन की बात थी। मैं नहीं कहता कि ये सब बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये सब कम से कम इस बात का सबूत था कि बाहर निकल के जहाँ वो आए हैं वहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार कम से कम हो, वो अपने आप को आगे बढ़ा सकें, और ऐसा उन्होंने किया। ऐसे में ये सवाल उठाना कि उन्होंने बंदूक क्यों नहीं उठाई, अजीबोगरीब लगता है मुझे। देखिए, पिछली बार भी मैंने कहा था, इस बार भी कह रहा हूं और बार बार कहूंगा इस बात को, 90 में जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था और उसके लिए सब जिम्मेदार थे। इंटेलिजेंस हमारा जिम्मेदार था। फारूक अब्दुल्ला की बात हो रही थी, फारूक अब्दुल्ला को सारा कुछ आप कहिए, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि फारूक अब्दुल्ला ने ही वहां पे सीआरपीएफ बुलाई थी। आर्मी तब गई थी जब राजीव गांधी ने घेराव किया था। यह सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नहीं थी, सही समय पर आर्मी को नहीं भेजा गया, सही समय पर सुरक्षा की बात नहीं की गई, और इसलिए भी हो रहा था कि उसके पहले के 10-12 सालों में लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं पर उस तरह से ध्यान नहीं दिया गया, कश्मीर में लोकतंत्र को नियंत्रित किया गया। ये सब कुछ है, और इन सब के चलते हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक, आजाद भारत की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। ये भी सच है। ये भी सच है कि
बाद के दौर में बहुत सारे ऐसे गुंडे और आतंकवादी संगठनों में ऐसे गुंडे और सांप्रदायिक लड़के घुस गए थे जिन्होंने कुछ कश्मीरी पंडितों की हत्या सिर्फ कश्मीरी पंडित होने के नाते की। सब सच है। लेकिन अगर इसी के बेस पे नफरत का मामला करना हो, 84 में सिखों का दंगा हुआ, हिंदुओं ने सिखों की हत्या की, सारे सिखों को हिंदुओं से नफरत करनी चाहिए, सारे हिंदुओं को मुसलमानों से नफरत करनी चाहिए। कोई मुसलमान याद कर सकता है कि किस तरह से 48 में इस बार मुसलमानों की हत्या हुई और वो फिर जिंदगी भर हिंदुओं से नफरत कर सकता है। अगर इतिहास के मरहलों से हम ऐसे ही एग्जाम्पल ढूंढ के लाएंगे तो हम जाएंगे कहां? ये नफरत बढ़ती रहेगी, जहां जो ताकतवर होगा वो कमजोर की हत्या करेगा। सवाल ये है कि आज अगर उस बदनुमा दौर से आगे निकलना है तो क्या होना चाहिए? 90 के बाद जो कुछ कश्मीर में हुआ है उसमें कोई कश्मीरी घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कुछ ना कुछ झेला ना हो। तो ये जो तमाम सारे घाव हैं, सिखों की आत्मा पर घाव हैं, जो पंडितों की आत्मा पर घाव हैं, जो मुसलमानों की आत्मा पर घाव हैं, इन पे हमें मरहम लगाना है या इन पे हमें जहर और डालना है, ये हमें तय करना है। हमें तय करना है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए वहां पर शांति स्थापित होने की कोशिश होनी चाहिए या कश्मीर मसले का लगातार हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए चुनाव में उपयोग होता रहेगा। अभी इतनी ही बात, और आगे अगर सवाल आएंगे और कोई मुद्दा लगेगा तो मैं इस विषय पर बनाऊंगा वीडियोस, बात करूंगा आपसे, वरना मैं कश्मीर के इतिहास पे कुछ वीडियोस प्लान कर रहा हूं, वो वीडियोस लेकर मैं जल्दी ही आपके बीच में आऊंगा। और ये बात मैं कहूंगा कि मैं चाहता हूं कि ये बात दूर तक जाए। अगर आप भी चाहते हैं ये बात दूर तक जाए तो सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सच को भी देख सकें। बहुत शुक्रिया।